मेरी 14 साल की बेटी हर रात तकिया को गले लगाकर सोती। एक दिन अचानक मैंने तकिया उठाकर देखा तो मेरी आंखें फटी ही रह गई। मेरा नाम पायल है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे माता पिता ने एक अमीर आदमी से मेरी शादी करवा दी। माँ कहती है कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह लड़का तो क्या था, एक 45 साल का आदमी था और वह एक बेटी का बाप भी था। उसे शायद अपनी 14 साल की बेटी के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीबी की तलाश थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने घर देखकर मेरी शादी उस आदमी से करवा दी। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपने औलाद का सुख देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माँ बाप ने भी किया था और मैंने भी उनके पसंद के मुताबिक शादी कर ली। आज मेरी शादी का दिन है। ना कोई धूम धड़ाका, ना कोई ढोल बाजे, क्योंकि उनकी दूसरी शादी थी, इसलिए बहुत सादगी से हो गई। बड़ी ही अजीब शादी थी। मेरी शादी के बाद मैं उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आ गई। शादी का दिन था, मगर वह इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर से बाहर ही ड्रॉप किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने नौकरानी से कह दिया और मुझे अंदर ले जाया गया। नौकरानी का नाम रीना आंटी बताया गया था। उसको पहली नज़र में देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा घर आना उनको अच्छा नहीं लगा। रीना आंटी बहुत तेज़ और चालाक लग रही थी। घर के अंदर घुसते ही अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी, तो मेरे कान खड़े हो गए। जब रीना आंटी ने देखा कि कमरे से आने वाली आवाज़ पर मेरा ध्यान है, तो उसने मुझसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वो मेरा ध्यान हटाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर थी। वह मुझे एक कमरे में ले गए और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बिठा देकर खुद मेरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। मैं सोचती रह गई, यह तो अजीब घर है। एक तो सन्नाटा, ऊपर से खतरनाक चीखों की आवाज़ें। पति रात को घर आए। वह मुझसे अचानक बोले, मैं झूठ बोलने का आदमी नहीं हूँ। मैं तुमसे झूठे वादे नहीं करूँगा। यह नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नफरत करूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने यह शादी अपनी बेटी के लिए की है। मेरी बेटी अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगे। मैंने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मेरी बेटी का ख्याल रीना आंटी रखती है। यह हमारी बहुत पुरानी नौकरानी है, उस पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी बेटी का संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता हूँ। वह यह बात बोलकर चुप हो गए। मैंने सोच लिया था कि अब बेटी का ख्याल ज़रूर रखूँगी। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। मैं बूझे मन से उठी। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी ही नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पूछा कि आ जाऊं। मैंने कहा, हाँ आ जाओ। मेरी कहते ही रीना आंटी कमरे के अंदर हाजिर हुई और मुझसे कहने लगी, आपका नाश्ता मेज़ पर लगा दिया। मैंने उनसे राहुल के बेटी के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, जी वो सो रही है। जब वो सो कर उठ जाती है, उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। अचानक मुझे किसी के ऊंचे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज़ आनी बंद हो गई। बेटी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे के अंदर गई। मैंने पहली बार राहुल की बेटी को देखा। उसका नाम पूछने पर उसने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका ध्यान रखूँगी। पर वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी, जैसे मैंने उससे कोई अजीब सी बात कह दी हो। उसने कहा, सच क्या आप मेरा ख्याल रखेंगे? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उससे प्यार से देखने लगी। वह वाकई बहुत मासूम बच्ची थी। मैंने मुन्नी से थोड़ी बहुत बातों से
अंदाज़ा लगा लिया था कि रीना आंटी कुछ तो छुपा रही है। मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे ही मुन्नी के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया, मगर मैं हमेशा यह बेहद ध्यान करती कि मेरे जाते ही वह दौड़कर बेड के पीछे तकिए में छिप जाया करती थी। यह बात मैंने एक बार नहीं कई बार जाने के बाद ही नोटिस किया, और यकीन मुन्नी के पास ज़रूर कोई ऐसा राज था जिसे वह मुझे बताना नहीं चाहती थी। मैं रीना आंटी और मुन्नी पर नज़र रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तह तक पहुंच जाऊं। दिन गुजरते गए। मुझे अंदाज़ा होता जा रहा था कि रीना आंटी का रवैया मेरे साथ थोड़ा अजीब होता जा रहा था। अब मैं अधिक कोशिश करती कि मुन्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रह सकूं। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने मायके गई थी। वहाँ से 2-3 दिन के बाद जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मुन्नी का चेहरा पहले से काफ़ी उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उसे काफ़ी बार पूछा कि क्या बात, मगर उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन ही मुन्नी के कमरे की तरफ गई। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि मुन्नी के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से अंदर कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब मुन्नी के सामने रीना आंटी को खड़ा देखकर उस पर चिल्ला रही थी। मुन्नी डरी सहमी पास ही बैठी थी। रीना आंटी के तेवर बता रहे थे कि वह मुन्नी पर सख्त गुस्सा है। मैंने दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाना शुरू कर दिया। रीना आंटी ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि मुन्नी बहुत रो रही थी। मैंने देखा कि मुन्नी की आंखों से आंसू थे। वह बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उस वक्त मुन्नी का दूसरा हाथ तकिए पर था। वह मुझसे तकिया को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने मुन्नी को अपने पास आने का इशारा देते हुए कहा, लेकिन वह तो जैसे तकिया के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरत हुई कि तकिए के नीचे कुछ सिगरेट और शराब की बोतल पड़ी हुई थी। यह देखकर मुन्नी शर्मिंदा हो गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उससे कहा, यह क्या है बेटा? तुम्हें यह चीज़ें लाकर देता कौन है? मैंने हैरत से पूछा, लेकिन मुन्नी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे रीना आंटी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह यह क्या बेगैरत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैंने मुन्नी के कमरे से वह सब चीज़ें को फेंक दिया। मैं गुस्से से रीना आंटी के पास गई और उनसे यह सब पूछने पर बताने लगी कि इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। मैं और मेरी बेटी इस घर में आए और काम करने लगे। कुछ समय तक अच्छा चल रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि साहब की नज़र मेरी बेटी पर से हटती ही नहीं। उनकी नज़रों में अजीब सी दहशत होती है। मैं यह सब देखकर घरवा जाती। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं अपनी बेटी को कम से कम उनके सामने आने ना दूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी गर्भवती है तो मैं साहब से बहुत लड़ी। उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। मैं क्यों चुप रहती? मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी थी। फिर उन्होंने मेरी बेटी से शादी कर ली। पर बाद में मुझे पता चला कि कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने शादी करके 1 महीने बाद ही तलाक दे डाली। मेरी बेटी ने उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वह बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से वह बच्चा बच नहीं सका और इस दुनिया से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी।
साहब की बीवी की मौत तो कुदरत ने ले लिया, वो तो खुद ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब की और उनकी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं चाहती हूँ साहब को कभी भी बेटी का सुख ना मिले। आप ही बताओ बीबी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सारी बातों को समझ चुकी थी। एक पुरानी घटना ने उसके दिल और दिमाग में बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है। मैंने इस बात का जिक्र किए बिना ही उसका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं रीना आंटी के पागलपन और उसके दिमाग की बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। राहुल की गलती को मैंने माफ़ कर दिया और कुछ ही दिनों बाद रीना आंटी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर से रिश्ता देखकर कर दिया और मेरी बेटी भी नॉर्मल हो गई थी और हम अब सब एक साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।